हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूं। आज मैं बुद्ध काल के समय की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में चर्चा करूंगी। बुद्ध काल के समय में प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत चर्चा करते समय मैंने पिछले वीडियो में यह स्पष्ट किया था कि बुद्ध काल में प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत महाजन पद और गणतंत्र की व्यवस्था की गई थी। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब कर ले, ताकि भविष्य में मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आज के अपनी इस वीडियो में मैं बुद्ध काल के प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत इस बात पर चर्चा करूंगी कि बुद्ध काल के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था में कौन से महत्वपूर्ण अधिकारी प्रशासनिक क्षेत्र में नियुक्त किए जाते थे, साथ ही साथ उनके द्वारा किन कार्यों का संपादन किया जाता था तथा प्रशासन के अंतर्गत ग्राम को सबसे छोटी इकाई के रूप में स्थापित किया गया था। इसी के साथ में गणराज्य के शासन पद्धति के मूलभूत विशेषताओं पर भी चर्चा करूंगी कि इसके अंतर्गत किस प्रकार के प्रशासनिक तंत्र की व्यवस्था की गई थी, ग्रामीण परिवेश में किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था थी, साथ में राजस्व के क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत भू व्यवस्था के संदर्भ में क्या व्यवस्था थी, इस पर भी चर्चा करूंगी। इसी के साथ प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत बुद्ध काल में किस प्रकार की न्यायिक व्यवस्था की गई थी, इस पर भी प्रकाश डालूंगी। बुद्ध काल में प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार की रही थी, इसके अंतर्गत जब हम राज्यों के प्रशासन व्यवस्था का अध्ययन करते हैं तब हम देखते हैं कि गणराज्यों की कार्यपालिका के अध्यक्ष के रूप में एक पदाधिकारी का चयन किया जाता था, जिसे राजा कहकर संबोधित किया जाता था। राजा का प्रमुख कार्य अपने गणराज्य में सामान्य प्रशासन की व्यवस्था को संचालित करना तथा गणराज्य में शांति व्यवस्था कायम रखना होता था। राजा के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारियों की व्यवस्था भी की गई थी, जिसमें प्रमुख अधिकारी उपराजा थे जो वास्तव में उपाध्यक्ष हुआ करते थे तथा भंडागारिक जो कोषाध्यक्ष होते थे। गणराज्य के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था इस प्रकार से बनाई गई थी कि राज्य की वास्तविक प्रशासनिक शक्ति एक केंद्रीय समिति अथवा सभा में निहित हो, जिसमें सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी। इन समिति के सदस्यों की संख्या काफी अधिक होती थी तथा इन्हें भी राजा कहकर संबोधित किया जाता था। यहाँ पर हम लिच्छवी गणराज्य का उदाहरण दे सकते हैं, जिसकी केंद्रीय समिति में 7707 राजा हुआ करते थे। अगर बुद्ध काल के राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि लिच्छवी राज्य अनेक छोटे छोटे प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित रहा था तथा प्रत्येक इकाई एक राजा के अधीन था, जो अपने पदाधिकारियों की सहायता से प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करता था। प्रत्येक इकाई के अध्यक्ष को केंद्रीय समिति में सदस्य के रूप में जगह दी गई थी। गणराज्यों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण विषय होते थे, उस पर निर्णय लेने के लिए केंद्रीय समिति के सदस्य सभा में उपस्थित होकर आपस में विचार विमर्श के उपरांत बहुमत से निर्णय लिया करते थे। वास्तव में बुद्ध काल में गणराज्य की प्रशासनिक व्यवस्था जनतांत्रिक ढंग से संचालित की जाती थी। अगर हम बुद्ध काल के सभा की कार्यवाही की तुलना आधुनिक संसद से करें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सभा में सदस्यों को बैठने की उचित व्यवस्था की गई थी तथा इसके लिए आसन पनापक नाम के अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। इस सभा में सदस्यों की संख्या को लेकर एक निश्चित कोरम की व्यवस्था भी की गई थी। साथ ही साथ प्रस्ताव रखने, मतगणना के संदर्भ में निश्चित नियम बनाए गए थे। इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि प्रस्ताव को सभा में रखते समय 3 बार इस पर चर्चा की जाती थी तथा अगर सदस्यों का विरोध होता था तो उसे अस्वीकार कर दिया जाता था। कुछ सदस्यों द्वारा विरोध करने पर बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता था। इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि मतदान की गुप्त मत प्रणाली की प्रथा भी उपस्थित रही थी। अगर कोई सदस्य अनुपस्थित हो जाता था तो उसके लिए भी नियम बनाए गए थे। मतदान से संबंधित कार्यों को करने के लिए शलाका ग्राहक नामक पदाधिकारी को नियुक्त किया जाता था। सभागार में सदस्यों को मत देने के लिए विशेष रंग की शलाका का या मतपत्र की व्यवस्था होती थी।
मत के लिए छंद शब्द का प्रयोग किया जाता था। इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि विवादित विषयों पर निर्णय लेने के लिए इसे समितियों के पास भेज दिया जाता था। इस समिति के द्वारा ही राज्य के पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा प्रादेशिक शासकों की नियुक्ति की जाती थी। इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि गणराज्यों में एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई थी, जिसमें सदस्य के रूप में 4 से 20 लोग होते थे, जिनकी नियुक्ति केंद्रीय समिति के द्वारा की जाती थी। मंत्री परिषद के प्रधान के रूप में गणाध्यक्ष होता था। केंद्रीय समिति द्वारा नियुक्त गणाध्यक्ष मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। उल्लेखनीय है कि न्याय संबंधी कार्य करने की जिम्मेदारी भी केंद्रीय समिति को ही दी गई थी। प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत गणराज्यों में ग्राम पंचायतों की व्यवस्था की गई थी, जो कृषि, व्यापार, उद्योग के विकास का ध्यान रखते थे। गणराज्यों के प्रशासन की वास्तविक शक्ति सभा के पास होती थी। सभा की शक्ति सभागार में निहित होती थी। सभी लोग मिलकर राज्य की समस्याओं का समाधान करते थे। सभा के सदस्य अनिश्चित काल के लिए चुने जाते थे। राजा का चुनाव सभा के मंत्रीगण तथा नागरिक सामूहिक रूप से किया करते थे। अब यहाँ पे यदि हम न्यायिक व्यवस्था के विषय में बात करें तो हम ये देखते हैं कि बुद्ध काल में न्यायिक प्रशासन पर भी विशेष ध्यान दिया गया था। इस काल में न्याय का कार्य सामाजिक एवं आर्थिक संगठनों द्वारा किया जाता था। बुद्ध घोष की टीका सुमंगल विलासिनी से वज्जी संघ में 8 न्यायालय का उल्लेख मिलता है। कोई भी व्यक्ति तभी दंडित किया जाता था जब वह 8 न्यायालयों द्वारा दोषी ठहराया जाता हो। प्रत्येक न्यायालय अपराधी को मुक्त करने के लिए स्वतंत्र होता था। न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत यदि हम प्रधान अधिकारियों के विषय में बात करें तो इनमें विनिचय महामात, जिसे हम विनिश्चय महामात के नाम से जानते हैं, वोहारिक, जिसे व्यवहारिक भी कहा जाता था, सूताधार, जिसे सूत्रधार भी कहते थे, अठकुलक, जिसे अष्टकुलक भी कहा जाता था, भांडागारिक, साथ ही साथ सेनापति, उपराजा और राजा इसके प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। राजा का न्यायालय अंतिम न्यायालय हुआ करता था। दंड देने का अधिकार केवल राजा को ही रहा था। अन्य न्यायालय निर्दोष होने पर अपराधी को मुक्त तो कर सकते थे, परंतु दोषी होने पर उसे दंडित नहीं कर सकते थे। वे उसे उच्चतर न्यायालय में भेज दिया करते थे। राजा दंड देते समय पूर्व के न्याय के मामलों को ध्यान में रखता था। किसी भी मुकदमे के फैसले को लिपिबद्ध या लिपिवृद्ध जो है वह भी किया जाता था, ताकि वह भविष्य में किसी भी फैसले पर पहुंचने में मदद पहुंचा सके। यदि हम ग्राम प्रशासन के विषय में बात करें, बुद्ध काल में ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम के ऊपर खटिक एवं द्रोणमुख होते थे। ग्राम के प्रशासनिक अधिकारी को ग्रामीण कहा जाता था। कर की व्यवस्था के अंतर्गत कर को बलि और भाग कहा जाता था। बलि को ग्रहण करने वाले को बलि साधक कहा जाता था तथा शुल्क वसूल करने वाले को शौल्किक कहा जाता था। भूमि मापने वाले को रजुग्राहक कहकर पुकारा जाता था। अनाज के वजन के निरीक्षक को द्रोण मापक कहा जाता था। अब आगे जब हम यहाँ पे जनपदों के संदर्भ में बात करते हैं तो बुद्ध काल में शासन के अंतर्गत जनपद का भी उल्लेख हमें प्राप्त होता है। जनपद से हमारा अभिप्राय जनों अर्थात मनुष्यों के निवास स्थान से रहा है। बुद्ध काल में बड़े जनपदों द्वारा छोटे जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर महाजनपदों का निर्माण किया जाता था। महाजनपदों की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक एवं गणतंत्रात्मक आधार पर संचालित की जाती थी। महाजनपदों की शासन व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों में राजा, मंत्री परिषद, सेना, पुलिस, न्याय प्रणाली, कर जैसे विभाग हुआ करते थे। बुद्ध काल के अधीन जब हम श्रेणियों की व्यवस्था के विषय में बात करते हैं तो इसमें हम यह देखते हैं कि बुद्ध काल में श्रेणियों की व्यवस्था की गई थी, जो मुख्य रूप से उत्पादन और व्यापार से जुड़े हुए थे। श्रेणी प्रमुख को रथ और छत्र के साथ पताका के प्रयोग की अनुमति भी प्राप्त थी। इन श्रेणियों के द्वारा अपनी सेना भी रखी जाती थी। इनके द्वारा धार्मिक कार्यों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए दान और पुण्य भी किया जाता था।
इन श्रेणियों के द्वारा अपने सदस्यों को शिक्षित करने का कार्य भी किया जाता था। श्रेणियों के द्वारा सड़कों और मंदिरों का निर्माण भी किया जाता था। श्रेणियों के अपने कानून भी होते थे, जिसके अंतर्गत श्रेणी प्रमुख अपने सदस्यों को मृत्यु दंड के अतिरिक्त कोई भी दंड दे सकता था। श्रेणियों के पदाधिकारियों को चौधरी और ज्येष्ठक कहा जाता था। बिना श्रेणियों के संगठित उद्योगों का संचालन ज्येष्ठक करते थे। व्यापार प्रमुख या मुखिया महासेठी कहलाता था। बुद्ध काल में आर्थिक संघों को यह स्वायत्तता दी गई थी कि वह स्वयं वस्तुओं के मूल्यों को निर्धारित कर सके। नेक्स्ट यहाँ पर यदि हम मुद्रा व्यवस्था के विषय में बात करें तो हमें यह जानकारी मिलती है कि बुद्ध काल के प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत में पहली बार मुद्रा के रूप में आहत सिक्के प्रचलन में आए थे, जिसका निर्माण चांदी और तांबे से किया जाता था। मुद्रा व्यवस्था के कारण व्यापार एवं वाणिज्य को न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी प्रोत्साहन मिला था। ब्याज पर महाजन और साहूकार पैसा दिया करते थे। वाणिज्य एवं व्यापार की स्थिति इस काल में काफी अच्छी रही थी। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूं। यदि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।